देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं कि जब ड्यू डेट पर हमारा जो ड्रॉइंग है वाई है वो बिल का अगर पेमेंट करने से मना कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, डिसऑनर ऑफ बिल। तो मैंने आपको चार कंडीशन पढ़े, तो चारों कंडीशन में बिल के डिसऑनर की अलग अलग एंट्री पास होंगी। तो पहली कंडीशन अपन ले रहे हैं, व्हेन एक्स रिटेन the bill till the due date, कि एक्स ने ड्यू डेट तक इस बिल को अपने पास संभाल के रखा। ड्यू डेट आने पर एक्स ये बीआर लेके वाई के पास गया और वाई ने एक्स को पेमेंट करने से मना कर दिया। वाई ने एक्स को पेमेंट करने से मना कर दिया, यानी बिल क्या हो गया हमारा, डिसऑनर्ड हो गया। बिल क्या हो गया हमारा, डिसऑनर्ड हो गया। अब देखो इधर, जब सेल करी थी तो यहां पे वाई का अकाउंट डेबिट किया था, और जब बीआर ड्रॉ हुआ था तो यहां पे वाई का अकाउंट क्रेडिट हुआ था। यानी अभी एट प्रेजेंट एक्स की बुक्स में वाई का अकाउंट क्लोज हो चुका है, लेकिन वाई ने उसके बदले में जो बीआर दिया था ये तो डिसऑनर्ड हो गया। तो नेक्स्ट बात है, अब एक्स दोबारा पैसे मांगेगा वाई से? मांगेगा नहीं मांगेगा, क्योंकि उसने जो बीआर दिया था वो तो डिसऑनर्ड हो गया। तो वाई एक्स क्या करेगा, दोबारा वाई से पैसे मांगेगा कि बोले पैसे दो, ये तो डिसऑनर्ड हो गया, तुमने पेमेंट नहीं किया इसलिए। तो क्या होगा, वाई से पैसे मांगेगा तो वाई को बनाएगा अपनी बुक्स में अपना डेटर। तो वाई अकाउंट तो हो गया डेबिट। और मैंने अभी आपको बताया ड्यू डेट जाने के बाद ये जो बिल रिसीवेबल है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो बिल रिसीवेबल एक्स के लिए क्या था, उसका असेट था, तो असेट की वैल्यू जीरो हो गई। तो असेट की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो आपका बिल रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बताओ ये एंट्री समझ में आई क्या डिसऑनर की? यहां पे क्या हुआ, वाई की यहां पे क्या एंट्री होगी, बिल के डिसऑनर की। बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी एक बार तो खत्म हो गई, और बिजनेस में जब कोई लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, इसलिए बिल्स पेबल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और ये पैसा किसको देना है, एक्स को देना है, तो एक्स को बना लेगा अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। बताओ समझ में आई क्या बात? सेकंड कंडीशन में क्या किया था अपन ने, बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया था। व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, तो जब अपन बिल को बैंक से डिस्काउंट कराते हैं जिस भी डेट को, तो अपन बीआर किसको दे देते हैं, बैंक को दे देते हैं। यानी इस कंडीशन में ड्यू डेट पे बीआर किसके पास है, बैंक के पास। ड्यू डेट पे बीआर किसके पास है, बैंक के पास। तो बैंक ये बीआर लेके किसके पास गया, वाई के पास गया, और वाई ने बैंक को पेमेंट करने से मना कर दिया। वाई ने बैंक को पेमेंट करने से मना कर दिया। अब बैंक किसको जानता है, बैंक वाई को जानता है या एक्स को जानता है, एक्स को जानता है। बैंक को बीआर किसने दिया था, एक्स ने दिया था। तो बैंक वाई को नहीं जानता, बैंक किसको जानता है, एक्स को। तो बैंक अपना पैसा किससे मांगेगा, एक्स से मांगेगा, और एक्स ये पैसा किससे मांगेगा, वाई से मांगेगा। तो वाई को तो बनाएगा अपनी बुक्स में अपना डेटर, तो वाई अकाउंट तो हो गया डेबिट, और वाई से पैसा लेकर किसको देना है, बैंक को देना है, तो बैंक अकाउंट को कर देंगे क्या यहाँ पे, क्रेडिट। बताओ ये एंट्री समझ में आई क्या? और यहां पे सेम यही एंट्री पास होगी। एक बार तो बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी खत्म हो गई, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और ये पैसा किसको देना है, एक्स को देना है, तो एक्स को बना लेगा अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। समझ में आई क्या बात? नहीं वो रिवर्स नहीं होंगे, वो तो लग गए। बैंक तो पूरा ही पैसे मांगे। जैसे सपोज करो 10,000 रुपीज का बीआर था, है ना। जब बिल को हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था तो बैंक ने 200 का इंटरेस्ट चार्ज करा था, यानी बैंक ने हमें 9,800 दिए थे। लेकिन अब ड्यू डेट पे तो हमें तो पूरा पेमेंट करना है ना बैंक को, कोई डिस्काउंट काट के थोड़ी करना है। बैंक ने वो इंटरेस्ट क्यों लिया था हमसे, क्योंकि हमने बैंक का पैसा यूज किया था इसलिए इंटरेस्ट लिया था। तो ड्यू डेट पे तो हमें तो बैंक को पूरा पैसा देना है जितने का भी बीआर है। समझ आ गया? थर्ड कंडीशन क्या होगी, व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड। क्या किया था मैंने एंडोर्समेंट में, एंडोर्समेंट की कंडीशन मैंने बताई थी कि एक्स ने किसी जेड पर्सन से क्रेडिट में गुड्स परचेज करे थे,
तो एक्स ने उसको पेमेंट करने के बजाय बिल रिसीवेबल नाम का असेट दे दिया था, ये हुआ था एंडोर्समेंट में। तो जब बिल को हमने एंडोर्स किया था तो बीआर किसके पास पहुंच गया था, जेड के पास, यानी ड्यू डेट पे वो बिल रिसीवेबल किसके पास है, जेड के पास। तो यानी ड्यू डेट पे जेड वो बीआर लेके वाई के पास गया और वाई ने जेड को पेमेंट करने से मना कर दिया। अब वापस वही बात, जेड किसको जानता है, वाई को या एक्स को, एक्स को। जेड को बीआर किसने दिया था, एक्स ने दिया था। तो जेड अपना ये पैसा किससे मांगेगा, उस बीआर का पैसा किससे मांगेगा, एक्स से, और एक्स वो पैसा किससे मांगेगा, वाई से। तो वाई से पैसा मांगेगा तो वाई को तो बनाएंगे अपनी बुक्स में अपना डेटर, और वाई से पैसा लेकर किसको देना है, जेड को देना है, तो जेड को बना लेंगे अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। और यहां पे सेम वही एंट्री पास होगी कि बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी वो खत्म हो गई, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और ये पैसा किसको देना है, एक्स को देना है, तो एक्स को बना लेंगे अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। समझ में आ गया। सेकंड, when fourth case, when bill is sent for collection, when bill is sent for collection in the bank, कि हमने बिल को भेजा कलेक्शन के लिए कहां पे, बैंक में। बिल को भेजा कलेक्शन के लिए कहां पे, बैंक में। तो क्या हुआ था, जब बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा था तो हमने क्या कहा था बैंक को, ये बीआर लो, ड्यू डेट पे ये बीआर लेके वाई के पास जाना, वाई पेमेंट करेगा और वाई से पैसा लेके मेरे करंट अकाउंट में जमा करा देना। अब क्या हुआ, यानी ड्यू डेट पे बीआर किसके पास है, बैंक के पास। तो बैंक ये बीआर लेके वाई के पास गया और वाई ने बैंक को पेमेंट करने से मना कर दिया। अब बैंक यहाँ पे क्या करेगा, बैंक केवल ये इंफॉर्मेशन एक्स को दे देगा कि वो जो बिल दिया था कलेक्शन के लिए उसका पेमेंट करने के लिए आपके डेटर ने, आपके ड्रॉई ने पेमेंट करने से मना कर दिया है। बैंक केवल ये इंफॉर्मेशन एक्स को दे देगा कि उसका पेमेंट नहीं हुआ, वो डिसऑनर्ड हो गया है। तो क्या होगा, वापस वही बात, वाई से पैसा लेना है तो वाई अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और जब बिल भेजा था तो ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट किया था, तो इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसको कर देंगे क्रेडिट, तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, ये हो जाएगा क्रेडिट। और यहां पे इसकी वही सेम एंट्री पास होगी, बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी खत्म तो उसको करेंगे डेबिट, और ये पैसा एक्स को देना है तो एक्स को बना लेंगे अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। समझ में आई क्या बात, चारों कंडीशन समझ में आ गई, समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। इसको एक और तरीका है, वो गलत तरीका है लेकिन समझ लो। क्या आपने अगर नोटिस किया हो, जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा तो चारों ही कंडीशन में देखो वाई का अकाउंट क्या किया अपन ने, डेबिट किया है, और जिसके पास बीआर है उसको क्रेडिट किया है। यहां पे हमारे खुद के पास बिल रिसीवेबल था इसलिए बीआर क्रेडिट हो गया। यहां पे बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया था तो बीआर किसके पास था, बैंक के पास, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया था। यहां पे एंडोर्समेंट किया था तो ड्यू डेट पे बीआर किसके पास था, जेड के पास, तो जेड को क्रेडिट किया था। और यहाँ पे बिल भेजा था कलेक्शन के लिए बैंक में, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्या करा, क्रेडिट कर दिया। समझ में आ गई क्या बात। और यहाँ पे चारों ही कंडीशन में सेम एंट्री पास होगी। क्लियर है, विदाउट किसी को किसी भी एंट्री में। अब देखो क्या होगा, जब ड्यू डेट पे ये बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा, वाई हमारा जो ड्रॉई है, हमारा जो वाई है वो पेमेंट करने से मना कर देगा, तो नेचुरल बात है एक्स और वाई के बीच में आपस में डिस्प्यूट हो जाएंगे, झगड़ा हो जाएगा। तो इन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए कहा जाएंगे कोर्ट में। हमारा जुडिशियल सिस्टम है, कोई भी होता है तो कोई भी प्रॉब्लम होती है कहा जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। तो कोर्ट क्या करेगा, इनके सेटलमेंट कराने के, एक्स और वाई के सेटलमेंट कराने के लिए एक पर्सन अपॉइंट करेगा जिसको अपन बोलते हैं नोटरी पब्लिक। क्या बोलते हैं इसको अपन, नोटरी पब्लिक। और वो ये सेटलमेंट कराने की फीस लेगा, वो ये सेटलमेंट कराने की क्या लेगा, फीस लेगा। तो उस नोटरी पब्लिक को जो फीस हम पे करेंगे वो हमारे कहलाते हैं नोटिंग चार्जेस। वो हमारे क्या कहलाते हैं, नोटिंग चार्जेस। आपको क्या लगता है, हु विल बियर दिस नोटिंग चार्जेस, कौन बियर कर, किसको बियर करनी चाहिए, वाई। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हु विल बियर द नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस कौन बियर करेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, अ पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल,
अ पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑनर ऑफ द बिल, वो पर्सन जो बिल के डिसऑनर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ये नोटिंग चार्जेस बेयर करेगा। वो कौन है हमारा वाई। वाई कौन है? ड्रॉइंग। वाई कौन है? ड्रॉइंग। समझ में आ गई बात? अब एक्स कहेगा, वाई कहेगा एक्स को, बोले तुम्हारे बीआर देने के तो पैसे है नहीं, इसकी फीस कहां से लाऊं? तो एक्स कहेगा बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे ब्याज पे अभी मैं पे कर देता हूं। उस नोटरी पब्लिक जो है उस पर्सन को बोलेगा, बोले ये फीस इसको बियर करनी है, इसके पास पैसे नहीं है, अभी मैं आपकी फीस बियर कर रहा हूं, लेकिन आपको ये पैसा मुझको वाई से दिलवाना पड़ेगा। वो कहेगा मैं दिलवा दूंगा। तो पहला कंडीशन ले रहे हैं, व्हेन नोटिंग चार्जेस इज पेड बाय ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन? हमारा एक्स। तो एक्स ने अभी नोटिंग चार्जेस पे तो कर दिए, लेकिन किसके ब्याज पे पे करें? वाई के ब्याज पे। अल्टीमेटली बियर इसको ही करने वाई को। तो एक्स ने अभी नोटिंग चार्जेस पे करे ऑन बिहाफ ऑफ वाई। तो क्या होगी एंट्री? वाई से पैसा लेना है तो वाई को बनाएंगे अपनी बुक्स में अपना डेटर, और अभी एक्स ने पे करे तो एक्स के पास से पैसा जा रहा है तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्या? क्रेडिट। समझ में आई क्या बात? भले वाई ने अभी नोटिंग चार्जेस पे नहीं करे, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में इसी को बियर करने ही है। तो भले ये बियर पे नहीं कर रहा हो, फिर भी अपनी बुक्स में इसको रिकॉर्ड कर लेगा खर्चे को, क्योंकि अल्टीमेटली ये इसी को बियर करना है खर्चा। तो यहाँ पे एक तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट इफेक्ट होगा। तो नोटिंग चार्जेस इसके लिए तो एक्सपेंस है, मतलब नॉमिनल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस। और ये पैसा किसको देना है? एक्स को देना है। तो एक्स को बना लेगा अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। समझ में आई बात? सेकेंड कंडीशन है, व्हेन नोटिंग चार्जेस इज पेड बाय बैंक। कि जो नोटिंग चार्जेस है वो किसने पे करे? बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे कर दिए। तो बैंक नोटिंग चार्जेस किसके ब्याज पे करेगा? ऑन बिहाफ ऑफ वाई और ऑन बिहाफ ऑफ एक्स? एक्स। बैंक केवल एक्स को जानता है, वाई को केवल एक ही जना जानता है, एक्स, और कोई नहीं जानता वाई को। तो बैंक ने ये नोटिंग चार्जेस पे करे ऑन बिहाफ ऑफ एक्स। तो बैंक ये नोटिंग चार्जेस का पैसा किससे मांगेगा? एक्स से। और एक्स किससे मांगेगा? वाई से। तो क्या एंट्री होगी? वाई से पैसा लेना है तो वाई को बनाएंगे डेटर, और वाई से पैसा लेकर किसको देना है? बैंक को देना है। तो बैंक अकाउंट को, बैंक को बना लेंगे अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। और यहां पे सेम यही एंट्री पास हो जाएगी, नोटिंग चार्जेस टू एक्स। समझ में आई बात? नेक्स्ट है आपका, व्हेन नोटिंग चार्जेस इज पेड बाय जेड। जेड कौन? हमारा एंड्रोसी। कि जो नोटिंग चार्जेस है हमारे एंड्रोसी ने पे कर दिए, जेड ने पे कर दिए डिसऑनर होने पर। तो जेड ने नोटिंग चार्जेस किसके ब्याज पे करे? एक्स। तो जेड ये नोटिंग चार्जेस का पैसा किससे मांगेगा? एक्स से। और एक्स ये नोटिंग चार्जेस का पैसा किससे मांगेगा? वाई से। तो वाई को बनाएंगे अपनी बुक्स में अपना डेटर। तो वाई से तो पैसा लेना है, और वाई से लेकर किसको देना है? जेड को देना है। तो जेड को बना देंगे अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। और यहां पे सेम यही एंट्री पास हो जाएगी, नोटिंग चार्जेस टू एक्स। पता बात समझ में आई क्या? कोई डाउट नहीं आता किसी को? बुक निकालो। Take out illustration number 14. Take out illustration number 14, page number 15.22. Page number 15.22. देखो पढ़ो क्या कह रहा है। ओके, देखो क्या लिखा है। ऑन 1 जनवरी 2020
A drew a bill on B for 2 months for 4,000 against the debt. On the due date, the bill is dishonored and A paid ₹50 as a noting charges. इसमें एक टॉपिक है रिन्यूएबल ऑफ बिल, वो हमारे कोर्स में नहीं है। अभी जो सीबीएसई ने रेशनलाइजेशन किया था कोर्स का, तो उसमें इस टॉपिक को डिलीट कर दिया है। तो केवल ये जो भी मैंने पढ़ा है बस ये यहीं तक, ये बीआर ये है। इसमें एक टॉपिक और है रिटायरमेंट ऑफ बिल, वो मैं पढ़ाऊंगा। बाकी यहीं तक अपन को पढ़ना है, मतलब हमें स्टार्टिंग की केवल 3 लाइन की एंट्री पास करनी है। इसके आगे का जो दे रखा है क्वेश्चन में वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग की 3 लाइनें केवल इसकी एंट्री हमें करनी है, ठीक है ना। देखो पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2020 A drew a bill on B for 2 months for 4,000 against the debt। क्या हुआ? कह रहा है 1 जनवरी 2020 को 1 जनवरी 2020 को A ने B पे एक बिल बनाया जो कि B ने एक्सेप्ट करके किसको दे दिया? A को दे दिया। तो पहली एंट्री होगी बिल ड्रॉ करने की। क्या एंट्री हो जाएगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। कितने का बीआर था? 4,000, ठीक है। यहां पे क्या एंट्री होगी? 1 जनवरी 2020 को यहां पे एंट्री हो जाएगी ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, A account debit to bills payable account 4,000, ठीक है। आगे बढ़ो। ऑन ड्यू डेट, तो पहले तो ड्यू डेट निकालो। 1 जनवरी 2020 को बिल बना था। कितने टाइम पीरियड के लिए बिल बना था? फॉर 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स कब पूरे होंगे? 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, और 3 डेज ऐड करेंगे ग्रेस पीरियड के। तो व्हाट विल बी द ड्यू डेट ऑफ द बिल? 4 मार्च। तो 4 मार्च तक ए ने इस बिल बीआर को अपने पास संभाल के रखा। ड्यू डेट आने पर ए इस बिल रिसीवेबल को लेके बी के पास गया और बी ने पेमेंट करने से मना कर दिया। यानी ड्यू डेट पे बिल क्या हुआ? डिसऑनर्ड हो गया। तो डिसऑनर्ड होने की ए की बुक्स में क्या एंट्री होगी? ये बीआर तो डिसऑनर्ड हो गया, तो ए दोबारा पैसे मांगेगा बी से, तो बी को बनाएगा अपनी बुक्स में अपना डेटर। कितने रुपए मांगेंगे? पूरे 4,000। और ये जो बिल रिसीवेबल था इसकी वैल्यू खत्म हो गई, तो इसको कम करने के लिए इसको कर देंगे क्रेडिट। तो टू बिल रिसीवेबल कितना? 4,000। और यहां पे क्या एंट्री हो जाएगी? 4 मार्च 2020 को ये बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी एक बार तो खत्म होगी इसके लिए। और बिजनेस में जब कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट। तो बिल्स पेबल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और ये पैसा किसको देना है? ए को देना है। तो ए को बना लेगा अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। तो टू ए अकाउंट कितना? 4,000। बताओ डिसऑनर की एंट्री समझ में आ गई दोनों की बुक्स में? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ो। कह रहे ए पेड ₹50 टूवर्ड्स द नोटिंग चार्जेस। कह रहा है ए ने 50 रुपीज नोटिंग चार्जेस के पे कर दिए। तो ए ने ये नोटिंग चार्जेस किस पे करें? लेकिन किसके ब्याह पे करें? बी के ब्याह पे करें। तो ए ये नोटिंग चार्जेस का पैसा किससे मांगेगा? बी से। तो बी को बनाएगा अपनी बुक्स में अपना डेटर। कितना? 50 रुपीज। कितने से? 50 से। और इसने पेमेंट कर दिया, ए ने पेमेंट किया ना, तो पैसा जा रहा है, तो कैश अकाउंट को कर देंगे क्या? क्रेडिट। और यहां पे क्या एंट्री होगी? 4 मार्च 2020 की। अल्टीमेटली इसी को बियर करना है खर्चा। तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट खर्चा ही है इसके लिए। और किसको देना है? ए को देना है। तो ए को बना लेगा अपनी बुक्स में अपना
क्रेडिटर। तो एंट्री हो जाएगी नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए। समझ में आई क्या बात? बस आगे का जो लिखा है वो हमारे कोर्स में नहीं है, रिन्यूएबल ऑफ बिल। समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को?